अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमारा जो कि टॉपिक है वो तीसरे चैप्टर का जो कि एंजाइम्स के हवाले से है उसका स्टार्ट है और ये एक इम्पोर्टेंट किस्म का चैप्टर है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, इधर तवज्जो मरकूज कीजिएगा। एंजाइम्स बायोलॉजिकली एंजाइम क्या चीज है, किसी जानदार में इसकी क्या अफादियत है वो देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन, एक्टिव टाइप ऑफ प्रोटीन है और इंपॉर्टेंट है किसके लिए? बायोलॉजिकली, यानी कि जिंदगी के लिए, जानदार की लाइफ के लिए। और वर्क क्या करते हैं जी? विच इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जानदार के जिस्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को, उनकी स्पीड को ये बढ़ा देते हैं। एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच रिएक्शन, और हर मखसूस बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए मखसूस किस्म का क्या चीज होता है? एंजाइम होता है। तो ये ऑलरेडी आपकी डेफिनेशन हो चुकी है किसकी? एंजाइम्स की। आगे नेक्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। तो स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें तो पहले नंबर पर जो चीज है वो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। कंप्लेक्स ऑफ एंजाइम्स फॉर्म ग्लोबुलर फॉर्म, ठीक है जी। अब इमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज के? एंजाइम के। तो ये मिलते हैं और कम्प्लेक्स बना देते हैं जिसे कहते हैं जी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोब नुमा कम्प्लेक्स मैक्रो फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जी टर्म है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वहां वो चीज है जहां पे प्रोडक्ट्स ने बाइंड कर जाना है और केमिकल एक्टिविटी ने स्पीड अप हो जाना है, तो वो क्या कहलाता है जी? एक्टिव साइट। कैटालाइटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। एक छोटा सा हिस्सा होता है इस तरह से, ये ऊपर वाला हिस्सा या कहीं फ्रंट पे स्मॉल एरिया होता है जहां पे ये कैटालाइटिक एक्टिविटी ने टेक प्लेस होना होता है। अच्छा जी, इसकी फिर एक्टिव साइट की दो जगह हैं। जो पहली जगह उसे कहते हैं जी बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट कहाँ? जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने आना है और बाइंड कर जाना है। अच्छा जी, कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक वो जगह है जहां से प्रोडक्ट ने इकट्ठा होना है, कलेक्ट होना है और प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर चला जाना है, थ्रू आउट, ठीक है। तो ये होगी कैटालाइटिक साइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये आपको ये चीज की वजाहत के लिए ये डायग्राम बनाई है। पहले देखें, कोफैक्टर मॉलिक्यूल है और साथ में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये एक्टिव सेंटर या एक्टिव साइट है यहाँ पे, और ये होल क्या है? एंजाइम है। नेक्स्ट में देखें, कोफैक्टर और सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, और नेक्स्ट क्या हुआ जी? जो कोफैक्टर मॉलिक्यूल है वो मौजूद है लेकिन प्रोडक्ट्स जो सबस्ट्रेट वाले थे वो बाहर बन चुके हैं। और फिर क्या होता है? ये जो एरो हेड है ये मैं बता रहा है एंजाइम्स एंड कोफैक्टर आर रीयूज्ड, दोबारा से इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक नई टर्म आ गई, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम, जो कि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन है। which is essential for the proper functioning of enzyme, जो एंजाइम की एक प्रॉपर और खास किरदार के लिए, रोल के लिए, काम के लिए जरूरी होते हैं। तो क्या कहलाते हैं जी? कोफैक्टर्स। इसकी भी फिर आगे तीन टाइप्स हैं कोफैक्टर की। पहली है जी एक्टिवेटर। डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर। डिटैचेबल मतलब ये है, ये कोफैक्टर है, ये एंजाइम है, अलहदा हो गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे मौजूद था, डिटैच हो जाना, अलहदा हो जाना, तो ये क्या कहलाता है जी? एक्टिवेटर। और सेकंड टाइप है प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकंड टाइप क्या है जी? यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप
कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट, लेकिन उसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड। उसके बाद थर्ड टाइप है जिस कोफैक्टर्स की, कोएंजाइम लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट विद प्रोटीन पार्ट। मतलब प्रोटीन पार्ट कौन सा है, एंजाइम है, उसके साथ जो कोफैक्टर अटैच है वो लूज है, इस तरह से अटैच तो है तो लेकिन लूज है, इस तरह से डगमगा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं जी, कोएंजाइम। तो ये तीन टाइप्स होगी कोफैक्टर्स की। तो ये एंजाइम की स्ट्रक्चर, एंजाइम की इंपॉर्टेंस और एंजाइम की डेफिनेशन और इंट्रो के हवाले से ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, खासकर ये स्ट्रक्चर के हवाले से ये आपका एक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अब सेकंड लास्ट जो सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है जी, टाइप्स ऑफ एंजाइम फॉर अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की बुनियाद पर एंजाइम की दो टाइप्स हैं, एक है एपोएंजाइम, एपोएंजाइम विद कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, जिसके अंदर कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो, वो क्या कहलाता है, एपोएंजाइम। होलोएंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो और क्या हो, साथ में कोफैक्टर मॉलिक्यूल भी मौजूद हो, तो उसे क्या कहते हैं जी, होलोएंजाइम, ठीक है जी। लोकेशन ऑफ एंजाइम, लोकेशन ऑफ एंजाइम में एक आम सी बात है, सादा सी, मतलब जो एंजाइम जिस जगह पे चाहिए होगा वहां पे मौजूद होगा। मतलब राइबोसोम प्रोटीन की तैयारी करते हैं, तो प्रोटीन की तैयारी के लिए जो एंजाइम चाहिए वो राइबोसोम्स पर मौजूद हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के करीब, जिस तरह पैंक्रियाटिक जूस है, आइसलेट ऑफ लिंगरेंस है, ठीक है जी, बाइल पिगमेंट्स हैं, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसी एरिया के करीब होते हैं जहां पे इनकी जरूरत होती है, इन्होंने अपना फंक्शन करना होता है। अच्छा जी, आगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मेन पॉइंट देखते जाएंगे। पहले नंबर पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ये बड़े किस्म के मैक्रो किस्म के प्रोटीन्स हैं। दूसरे नंबर पे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देते हैं। नॉट इफेक्ट प्रोडक्ट, मतलब जिस रिएक्शन में ये हिस्सा ले रही हैं उसके अंदर जब प्रोडक्ट्स एंड पे बन जाएगा तो ये प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा और अनचेंज ये बाहर निकल आएगा, ठीक है जी, और दोबारा से इस्तेमाल भी हो सकता है। सो नॉट इफेक्ट्स प्रोडक्ट, इसने प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसकी हैयत को तब्दील नहीं करना है। उसके बाद जी स्मॉल अमाउंट इज एसेंशियल, इसकी थोड़ी सी मिकदार एक बड़े रिएक्शन को प्रोसीड करती है, आगे बढ़ाती है, स्पीड अप करती है। स्पेसिफिक इन एक्शन, और अपने एक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक है, मतलब एक मखसूस रिएक्शन में मखसूस किस्म का एंजाइम होगा, तो ये इसका स्पेसिफिक नेचर है। हर रिएक्शन में एक ही एंजाइम यूज नहीं होगा, हर मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ एंजाइम यूज्ड होगा। उसके बाद जी सेंसिटिव टू पीएच, अब मतलब पीएच 7.4 थी, न्यूट्रल थी या 5 थी, अगर पीएच गई है 7 से ऊपर तो वो जी मीडियम बेसिक हो गया है, इसे पता चल जाएगा, और अगर जा रही है 7.4 से नीचे तो जी मीडियम एसिडिक हो गया, ये जान जाएगा, तो ये एक मेंटेनेंस कायम रखता है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक खास लिमिट है इसके लिए, मैक्सिमम 35 से 40 पे भी ये अच्छा वर्किंग करता है, ठीक है, अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटीज की पीक पर होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होने लगता है तो ये जान जाता है और इनवर्क हो जाता है, आउटवर्क हो जाता है या वर्क नहीं दिखाता है, एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मीडियम है, दरमियानी है, तो इसका वर्क बेस्ट है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है तो ये फिर भी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पे, रिक्वायर कोफैक्टर, इसकी फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ
केमिकल रिएक्शन इन फुल स्पीड इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इसका वर्क क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए ये ग्राफ, यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे रिएक्शन रेट है। तो ये ग्राफ बन रहा है, रिएक्टेंट्स इधर और इधर प्रोडक्ट्स है। ये एक्टिवेशन एनर्जी पीक पर है। तो जब हमने कैटालाइस्ट को या एंजाइम को यूज किया तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी है यूजिंग कैटालाइस्ट। अच्छा, एंड पे एक टॉपिक है पोटेंशियल डैमेजिंग एक्शन। पोटेंशियल डैमेजिंग एक्शन, इससे क्या मुराद है? अगर कभी कभार एंजाइम गलत जगह पे एक्टिवेट हो जाए तो ये पोटेंशियल डैमेजिंग बन जाता है, ये इसकी एनर्जी गलत इस्तेमाल हो जाती है और ये नुकसान पहुंचाता है। मतलब एक पेप्सन एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है जी। तो ये अगर डायरेक्ट इसी फॉर्म में जाए तो ये सेल्स को डैमेज कर देता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में जितने भी सेल्स हैं उनको डैमेज करता है। लेकिन इसको दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है पेप्सिनोजिन, वो जाके स्टोमिक में एक्टिव हो जाती है पेप्सिन में। लेकिन पहले वो किस फॉर्म में मौजूद है? पेप्सिनोजिन, ताकि उसके डैमेजिंग एक्शन से बचाया जाए। तो ये आपका आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।